तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कि इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो क्या वह मैरिज वैलिड रहेगी, क्या कानूनी तौर पे वह मैरिज वैध रहेगी, और इस मैरिज से, ऐसी मैरिज से, इंटरकास्ट मैरिज से जो बच्चा जन्म लेता है, जो बच्चा पैदा होता है, उस चाइल्ड का क्या स्टेटस रहेगा, क्या कास्ट होगी उसकी, कैसे कास्ट उसकी डिसाइड होगी, और अगर ऐसा चाइल्ड जिसकी मदर लोअर कास्ट से है, क्या वह चाइल्ड अपने मदर के रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकता है। तो आज की वीडियो में इन सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा और साथ ही साथ यह भी बताया जाएगा आपको कि कोई ऐसी वुमेन जो लोअर कास्ट की है और वो अपर कास्ट के मेल के साथ शादी करती है, या फिर जो अपर कास्ट की है वो लोअर कास्ट के मेल के साथ शादी करती है, तो उस फीमेल का क्या राइट होगा रिजर्वेशन को लेके। और ऐसा चाइल्ड जिसके फादर या जिसके मदर डिफरेंट रिलीजन के हैं, कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है उनमें से, तो उस चाइल्ड का क्या रिलीजन होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा, तो आखिर तक देखते रहना इस वीडियो को। हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी जरूरी रहे, महत्वपूर्ण रहे, इम्पोर्टेंट रहे। इंटरकास्ट मैरिज एक ऐसी मैरिज होती है जिसमें दो अलग अलग कास्ट के लोग शादी करते हैं, और ऐसी शादी को इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। और ऐसी मैरिज बिल्कुल वैलिड होती है। कानूनी तौर पे देखा जाए तो इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल लीगल होती है। बस कंडीशन ये होती है कि लड़का और लड़की दोनों की एज 18 होनी चाहिए। और अगर वह हिंदू मैरिज करते हैं तो हिंदू मैरिज लॉ के अकॉर्डिंग लड़के की एज 21 ईयर और लड़की की एज 18 ईयर्स की होनी कंपलसरी है। हमारे कानून में, इंडियन लॉ में ऐसा माना जाता है, इंडियन लॉ क्या किसी भी कानून को देखा जाए तो उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर बॉय और गर्ल 18 ईयर्स के हो जाते हैं उसके बाद वह इंडिपेंडेंट माने जाते हैं और उनके ऊपर माँ बाप अपना कोई दबाव नहीं बना सकते, किसी भी तरह की फोर्स यूज नहीं कर सकते। तो इंटरकास्ट मैरिज पूरी तरह से लीगल मैरिज, वैलिड मैरिज होती है। तो देखिए जनरली क्या माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि जो फादर की कास्ट होती है बच्चे की भी कास्ट वही होती है। बच्चे की कास्ट फादर की कास्ट पे डिपेंड करती है, चाहे फिर फादर को किसी भी तरह की फैसिलिटीज मिलती हो और रिजर्वेशन के कैसे भी राइट्स हों, वही सेम चाइल्ड पर भी एप्लीकेबल होंगे। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, बच्चे के पास राइट होते हैं कि वह अपनी माँ के कास्ट को ले सकता है। तो वह केस क्या होते हैं कि जब मान लो लड़के ने, बच्चे ने अपर कास्ट के फादर के पास जन्म लिया है, लेकिन जो उसका पालन पोषण है वह लोअर कास्ट के जैसे हुआ है, यानी अपनी माँ जो उसकी लोअर कास्ट की है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसका पालन पोषण किया गया है, यानी उसको अपर कास्ट के फैमिली मेम्बर्स की तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं, बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, उस तरह की प्रोग्रेस, सक्सेस वह नहीं ले पाया है जो एक अपर कास्ट के मेंबर को मिलती है। डिसरिस्पेक्ट उसको सहनी पड़ती है और सभी तरह की जो नेसेसिटीज़ होती हैं बेसिक, वह भी उसको नहीं मिल पाती है। तो इन केसेस में उस बच्चे के पास राइट होता है कि वह अप्लाई कर सकता है अपनी माँ की कास्ट को लेने के लिए। तो बच्चे की कास्ट पूरी तरह से अपने फादर पे डिपेंड करती है, लेकिन कुछ केसेस में जिनमें वो मदर की ले सकता है, उन केसेस में यह देखा जाएगा कि बच्चे की ब्रिंगिंग अप कैसे की गई है, किस सोसाइटी में और किस तरीके से बच्चे का पालन पोषण किया गया है। तो सेम चीज अप्लाई करती है रिजर्वेशन को लेके। अगर चाइल्ड की मदर लोअर फैमिली से बिलोंग करती है, लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती है और वह रिजर्वेशन लेना चाहता है, तो सेम चीज अप्लाई करती है यहाँ भी। तो उस चाइल्ड को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसको एक लोअर कास्ट मेंबर की तरह उसका ब्रिंगिंग अप किया गया है, उसका पालन पोषण किया गया है। तो अब बात करते हैं उस केस की जिसमें चाइल्ड के फादर या मदर में से कोई एक या दोनों को, मतलब डिफरेंट रिलीजन होता है, कोई एक हिंदू होता है और कोई एक मुस्लिम होता है। तो उस बच्चे का रिलीजन कैसे डिसाइड करेंगे। तो सेम चीज अप्लाई करते हुए बच्चे का रिलीजन भी उसके फादर के रिलीजन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसकी मदर हिंदू है और वह बच्चा एक हिंदू की तरह उसका पालन पोषण किया गया है, ब्रिंगिंग अप उसकी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वह रहा है, और उसका जो ब्रिंगिंग अप है वह एक हिंदू की तरह हुआ है, तो वह बच्चा एक हिंदू माना जाएगा। तो हिंदू होने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है। एक तो
दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट का हिंदू होना जरूरी होता है, चाहे वो फादर हो या मदर हो। और दूसरी चीज है बच्चे का पालन पोषण, ब्रिंगिंग अप कैसे किस सोसाइटी में किया गया है। तो यहाँ बच्चे के पास 18+ होने के बाद उसके पास राइट आ जाता है कि वह दोनों रिलीजन में से किसी एक रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, ले सकता है। चलो अब बात करते हैं उन वीमेन की, उन लेडीज की जिनकी शादी अपर कास्ट में होती है और वह खुद लोअर कास्ट की होती हैं, या फिर वह अपर कास्ट की होती हैं और लोअर कास्ट की होती हैं। तो यहाँ उनके पास उनका क्या राइट है रिजर्वेशन को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे की जो कास्ट होती है, जो चाइल्ड की कास्ट होती है, वह उसका बर्थ डिसाइड करता है। किसी की भी शादी, बच्चे की शादी उसकी कास्ट को नहीं डिसाइड। तो बच्चे का जन्म किस सोसाइटी में हुआ है, किस कास्ट में हुआ है, उससे डिसाइड होता है कि बच्चे की कास्ट क्या है। तो अगर कोई वीमेन जो लोअर कास्ट की है और वह अपर कास्ट के मेल के साथ शादी करती है, तो टेक्निकली उस वीमेन की कास्ट लोअर कास्ट ही मानी जाएगी और वह रिजर्वेशन का बेनिफिट शादी के बाद भी उठा सकती है। और अगर कोई वीमेन जो अपर कास्ट की है और वह लोअर कास्ट के मेल के साथ शादी करती है, तो यहाँ उसकी कास्ट अपर कास्ट ही मानी जाएगी और वह रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठा सकती शादी के बाद भी। तो टेक्निकली ये देखा जाएगा कि जो हमारा लॉ है वह यह कहता है कि जो जो शादी है वह कास्ट डिसाइड नहीं करती, बच्चे का जन्म डिसाइड करता है कि उसकी कास्ट क्या है। तो ये थी सभी इंफॉर्मेशन जो इंटर कास्ट मैरिज को लेकर थी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जल्दी से कर दो लाइक, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।